वेलकम टू स्टडी। हमने बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक कैलकुलस स्टार्ट कर रखी थी और उसमें भी हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रखी थी। और यूनिट नंबर 4 में हमने ट्रिपल इंटीग्रेशन किस प्रकार से हम करते हैं वहां तक समझ लिया था। आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन में बेस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोल सकते हो या थ्योरम बोल सकते हो, ठीक है, वो आज हम करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास में है डिरिचलेट समाकलन। ठीक है, अब डिरिचलेट समाकलन होता क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद में आपको मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहली बात, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि डिरिचलेट समाकलन को सत्यापित कीजिए, तो आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना दे पूरा का पूरा, केवल डिरिचलेट समाकलन से आपको डायरेक्ट ये पूछे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपको अगर पूछेगा तो आपको ये पूरा का पूरा दिया हुआ होगा। ऐसे बोलेगा अगला कि ट्रिपल इंटीग्रेशन ये आ गया बराबर ये होगा, जहां पर क्षेत्र आपको दिया हुआ है v, अर्थात x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। इन सभी के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, एरिया है, उस एरिया का आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है। तो देखो उसका किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे वो समझते हैं। तो ये जो आपके पास में इंटीग्रेशन यदि आपके पास में आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं डिरिचलेट समाकलन। ठीक है, डिरिचलेट समाकल जो होता है वो आपके पास में यही होता है। ठीक है, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप उसको डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। सपोज करो यहाँ पे एल एम एन का मान कुछ ना कुछ दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, इससे आप इसको किस प्रकार से फाइंड करोगे वो आज हम समझते हैं। तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बोलेंगे इसको, एक तरीके से प्रूफ बोल सकते हैं इसको। ये प्रूफ है आपके पास में कि इससे ये कैसे आया। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास में लिमिट्स जो है ना वो जरूरी है। लिमिट्स कैसे लेंगे वो ये जरूरी है। तो लिमिट्स से लेने से पहले हम देखते हैं इसका एक छोटा सा डायग्राम। वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, जैसे मैं बोल दूं कि ये आपके पास में है जेड है, जेड एक्सिस, यहाँ इधर एक ये एक्सिस हो गई और एक आपके पास में ये एक्सिस हो गई। बुक के हिसाब से बना लेता हूं मैं। इधर ये लेके चल रहा है वाई और इधर लेके चल रहा है आपके पास में एक्स। तो देखिए ये जो डायग्राम आप, ये जो आपको बाउंड्री दी हुई है, ये आपको x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 इस तरफ आएगा, y ग्रेटर देन 0 इस तरफ आएगा और z ग्रेटर देन 0 इस तरफ आएगा। इसका मतलब इसका जो एरिया जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जिसमें यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है, तो ये इस प्रकार से आपके पास में हो जाएगा, इस प्रकार से आपका एरिया आ जाएगा। ये ऊपर वाला समझ में आ रहा है, ये ऊपर वाला एरिया आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन सा कहां पर क्या है। यहाँ पर देखो ये y है आपके पास में, तो यहाँ पर ये y है। तो सबसे पहले देखो ये इधर वाला देखो, ये अक्ष y जो तल है आपके पास में, अक्ष y तल है। अक्ष y तल के अंदर z का मान 0 होता है। तो और यहाँ पर देखो आपके पास में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया हुआ है। तो यदि यहाँ पर आप z का मान 0 लोगे इस तल में, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हो कि y का मान आपके पास में आएगा 1 माइनस अक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे z का मान 0 तो y का मान आ जाएगा 1 माइनस अक्स। यहाँ पर ये पुट कर दिया। यहाँ पर यदि हम इसको देखेंगे तो ये आपके पास में z बराबर आपके पास में आएगा, z बराबर आपके पास में आएगा 1 माइनस अक्स माइनस वाई, यह आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो इस पर y का मान क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में x का मान क्या मिलेगा आपको, y एक्सिस पे x का मान 0 होता है, x एक्सिस पे y का मान 0 होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में और कुछ इसके बारे में जो बताया हुआ है, जैसे ये यहाँ पर पॉइंट जो आएगा ना वो x बराबर 1 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, y और z का मान 0 होगा। तो यहाँ पर y और z का मान जैसे 0 करोगे तो x का मान कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर ये पॉइंट 1 मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर ये पॉइंट भी 1 होगा, ये पॉइंट भी 1 होगा, लेकिन हमको इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से हम इसकी लिमिट्स बताते हैं। सबसे पहले जेड की लिमिट देखते हैं। तो जेड की लिमिट हम सबसे पहले देखेंगे। तो जेड की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, जेड का जो मान है वो देखो आपके पास में, ये आपके पास में एक तल आ गया नीचे वाला अक्ष वाई तल। अक्ष वाई तल के अंदर जेड का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो जेड का मान 0, ठीक है, जेड का मान 0 से आपको कहाँ तक लेना है, जेड का मान 1 माइनस अक्स माइनस वाई तक लेना है। जेड का मान लेना है 1 माइनस अक्स माइनस वाई तक लेना है। इसका मतलब हमने ऊपर वाला पूरा देख लिया है, मतलब ऊपर वाला पूरा का पूरा हमने देख लिया, क्योंकि हमको ये जो ऊपर वाला देखो, इसके अलावा आपको जो दिया हुआ जो है आपके पास में वो है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने ले लिया, यानी कि z बराबर 0 से z बराबर 1 माइनस अक्स माइनस वाई तक हमने ले लिया है। ठीक है, अब हमारे पास में केवल ये नीचे वाला तल बच रहा है, अक्ष वाई तल। अक्ष वाई तल में यदि हम अक्ष की y की लिमिट देखते हैं सबसे पहले, तो y की लिमिट यहाँ से हमारे पास में क्या आएगी, y बराबर 0 से y बराबर 1 माइनस अक्स तक आएगी। y बराबर 0 से
y बराबर आएगी 1 माइनस x तक, और x की जो लिमिट आएगी वो हमारे पास में x बराबर 0 से x बराबर 1 तक आएगी, x बराबर 0 से x बराबर 1 तक आएगी। तो इस प्रकार से हम लिमिट फाइंड कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो ये हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में मान लेता हूँ कि i है, i बराबर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर पहले z की लिमिट पुट करते हैं, ये आएगा 0 से आएगा 1 माइनस x माइनस वाई, यहाँ पर ये 0 आएगा, ये आएगा 1 माइनस x, और यहाँ पर आएगा ये 0 और यहाँ पर आएगा 1, और अंदर आ जाएगा x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1, यहाँ पे आएगा dx dy और dz। सबसे पहले हम dz के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dz के रेस्पेक्ट में करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये आपके पास में आ जाएगा i इज इक्वल टू आएगा 0 से 1 इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन, और इसको हम अंदर ले लेते हैं, आएगा 0 से 1 माइनस x माइनस वाई, यहाँ पर ये आएगा x की पावर l माइनस 1, यहाँ पे आएगा y की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा z की पावर n माइनस 1, और ये dz तो अंदर आ जाएगा, और बाकी को dx और dy को हम बाहर लिख देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखिए z है आपके पास में कोई ना कोई कॉन्स्ट, ये कोई ना कोई आपके पास में चर है, कोई ना कोई वेरिएबल है, और उसकी पावर आपको कोई ना कोई कांस्टेंट दी हुई है। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। तो यहाँ से हम इसका कर देंगे, ये दोनों तो कांस्टेंट का काम करेंगे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये हमारे पास में आएगा 0 से 1 माइनस x, और यहाँ पर ये आ जाएगा x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, ऐसा कैसा, और यहाँ से हम लिख देंगे ये z की पावर n माइनस 1 है, तो एक इसका जो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो आएगा z की पावर n माइनस 1 प्लस 1 आएगा, यानी कि ये बच जाएगा z की पावर n, और नीचे आ जाएगा आपके पास में क्या, n आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे किसकी, z की, जो कि कितनी है 0 से 1 माइनस x माइनस y, और यहाँ पर आएगा dx और dy, ये आ जाएगा आपके पास में। यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे, सबसे पहले तो लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा ये इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x। यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो इस पे तो रखना नहीं है, केवल z की जगह रखना है, तो यहाँ पर ये ऐसा कैसा आ जाएगा, x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 अपॉन n को हम बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन n बाहर आ जाएगा, यहाँ पर z की जगह रखेंगे तो आपके पास में आएगा 1 माइनस x माइनस y की पावर n, और ये आ जाएगा आपके पास में dx और dy, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा पूरा का पूरा, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, सबसे पहले तो y को अंदर ले लेते हैं, तो y को अंदर लेंगे तो आपके पास में देखिए ये किस प्रकार से बनते हैं, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा 1 अपॉन n, तो ये आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन आएगा 0 से 1, और इसको हम अंदर ले लेते हैं, ये आएगा 0 से 1 माइनस x, इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x, अंदर आ जाएगा x की पावर, देखो यहाँ पे x की पावर l माइनस 1 का कुछ काम नहीं है ना, तो इसको हम x की पावर l माइनस 1 को भी हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, तो ये आपके पास में आएगा x की पावर l माइनस 1, अंदर भीड़ होती है फालतू में है ना, कहीं पे गलती हो जाएगी, तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 माइनस x आ जाएगा, और यहाँ से हम y की पावर m माइनस 1 लिखेंगे तो ये आएगा y की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस x माइनस y की पावर n आ जाएगा, और ये dy अंदर आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं dx। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट ये या फिर ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट और सेकंड से वैसे करना पड़ेगा, वैसे भी ये हार्ड हो जाएगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे हम कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे वो समझिए आप, यहाँ से हम इसको क्या मान के करेंगे वो आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे हम मानेंगे कि अगर मैं इसको y को मान लू कुछ ना कुछ, यहाँ पे मैं मान लू कि y जो है ना, माना या लेट लिख लेना आप, माना y इज इक्वल टू आपके पास में है 1 माइनस x इंटू टी है। अगर 1 माइनस x इंटू टी मानते हो, देखो अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं से आप रट लीजिए कि डायरेक्टली समाकलन के अंदर क्या करना है, y इज इक्वल टू 1 माइनस x इंटू टी मानकर इसको समाकलन करना है, जब आप y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट मान लीजिए 1 माइनस, तो यहाँ पे y के जगह पर क्या आ सकता है 1 माइनस x, और मैं टी मान लेता हूँ साथ में, तो इसका हम ये रखते हैं यहाँ पुट करते हैं, तो पहले इसका आउटलाइन करते हैं, तो ये आएगा हमारे पास में dy और बराबर आएगा आपके पास 1 माइनस x ऐसा कैसा जाएगा, और टी का करेंगे तो आएगा dt, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, इसके अलावा हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, यहाँ से हम लिमिट रखेंगे, देखो यहाँ पर x y का मान 0 है, जब यहाँ पर हम y का मान 0 रखेंगे तो t का मान भी कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो हमको t का मान चाहिए, t का मान 0 आ जाएगा। तो जब y का मान 0 तो आपके पास में t का मान भी 0 आएगा, और जब y का मान हम लेंगे 1 माइनस x,
यहाँ पर हम 1 माइनस अक्स रखेंगे तो ये 1 माइनस अक्स से 1 माइनस अक्स कैंसिल हो जाएगा और टी का मान आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा टी का मान 1। तो इस प्रकार से हम लिमिट पुट कर देंगे। चलो सब कुछ यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में आएगा ये 1/n ऐसा कैसा आ जाएगा, ये 0 से 1 आएगा, यहाँ पर ये आएगा अक्स की पावर l माइनस 1, यहाँ पर ये पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 0 से 1 लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे y की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस अक्स इंटू टी की पावर m माइनस 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस अक्स और माइनस यहाँ पे y की जगह पर रख देंगे 1 माइनस अक्स इंटू टी, और इसकी पावर कितना आ जाएगा आपके पास में पूरा का n आ जाएगा, और ये आएगा dy, और dy की जगह पर हम क्या लिख देंगे, dy की जगह पर आएगा 1 माइनस अक्स इंटू डी टी, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस अक्स इंटू डी टी आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा dx। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से किस प्रकार से करके, यहाँ से आप अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये 1/n ऐसा कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 0 से 1 आ जाएगा, यहाँ पर x की पावर आ जाएगा l माइनस 1। यहाँ से यदि आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे 1 माइनस अक्स है, यहाँ पर 1 माइनस अक्स की पावर है m माइनस 1 है। यहाँ पर देखो 1 माइनस अक्स एक तो ये रहा और एक 1 माइनस अक्स ये रहा, तो यहाँ से हम 1 माइनस अक्स को यदि कॉमन लेते हैं तो ये पावर n भी साथ में आएगी, यानी कि 1 माइनस अक्स की पावर n आएगी। तो यहाँ पर 1 माइनस अक्स की पावर m माइनस 1 है, यहाँ पर 1 माइनस अक्स की पावर n कॉमन आएगी, तो आधार से हम तो घाते जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अक्स की पावर m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो ये 1 है ये, तो ये 1 माइनस अक्स की पावर 1 है, तो ये भी इसके साथ में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा सा इसको देखो सेट करके लिखिए पहले, तो ये आपके पास में आएगा 0 से 1। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस अक्स की पावर m माइनस 1, यहाँ पर लिख सकता हूँ t की पावर m माइनस 1। यहाँ पर अगर 1 माइनस अक्स कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस अक्स की पावर n कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा 1 माइनस और t और इसकी पावर n बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 माइनस अक्स की पावर 1 और ये आएगा dt और ये आ जाएगा dx। अब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे 1 माइनस अक्स और यहाँ पर देखिए 1 माइनस अक्स और यहाँ पर 1 माइनस अक्स, ये 1 माइनस अक्स की पावर 1 है और यहाँ पर माइनस 1 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 1 माइनस अक्स की पावर m बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस अक्स की पावर n है, तो आधार से तो आते जुड़ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस अक्स की पावर m प्लस n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस प्रकार से 1/n, और ये आएगा 0 से 1, और यहाँ पर ये आ जाएगा अक्स की पावर l माइनस 1, और ये आ जाएगा आपके पास में 1 माइनस अक्स की पावर m प्लस n आ जाएगा, और अंदर आपके पास में बच जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, और ये आएगा t की पावर m माइनस 1, और अंदर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस अक्स तो हमने बाहर ले लिया था, यहाँ पर t बच गया था ना, तो ये 1 माइनस टी की पावर n आ गया, 1 माइनस टी की पावर n आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा dt, और फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से कर लेंगे। अब देखिए ये जो आपके पास में आ रहा है नीचे वाला, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको याद हो कि बीटा एम एन का क्या फॉर्मूला था, बीटा एम एन का क्या फॉर्मूला था, तो बीटा एम एन का सूत्र था आपके पास में कि ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये यहाँ पे बता देता हूँ मैं सिंपल सा, ये आएगा बीटा एम एन। बीटा एम एन का फॉर्मूला था 0 से 1, और यहाँ पर था जैसे यहाँ पे मैं टी लेके चलूँ तो टी की पावर था आपके पास में m माइनस 1, और यहाँ पे 1 माइनस टी की पावर था n माइनस 1, और यहाँ पर dt था, इस प्रकार से था। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो है ना कुछ लगभग इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर t की पावर m माइनस 1 है और 1 माइनस टी की पावर n है केवल, तो हमें n माइनस 1 चाहिए, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ +1 और -1 लिख सकता हूँ यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा n+1। तो इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा m n+1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको तो बीटा m n+1 लिख देंगे, और यहाँ पर देखो ये जो बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, बीटा l m+n, और ये +1 और इंटू ये आ जाएगा -1, इस प्रकार से आ जाएगा ये। तो मैं इसको सम्मिलित रूप से लिख सकता हूँ, ये 1/n तो आपके पास में है ये बाहर, इसको मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, पहले इसको लिख लेता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बीटा, ठीक है, ये आएगा m, यहाँ से आएगा n+1, ये आएगा n+1, और फिर इसको देखो मैं क्या लिखता हूँ इधर वाले को, ये तो आपके पास में ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ले सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से। अब इसका करेंगे हम, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा बीटा, यहाँ पे ये l-1 है तो ये l आ जाएगा, यहाँ पर m+n+1 है और फिर माइनस है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, m+n+1, ये आ जाएगा आपके पास में।
इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ गया। यहाँ से देखिए बीटा m कोमा n का एक फॉर्मूला होता है कि बीटा m कोमा n क्या होता है, ये होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था आपको पहले, ठीक है, जब स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था बीटा और गामा फंक्शन के बारे में, तब ये मैंने लिखा था। तो देखिए इसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये आएगा 1/n, यहाँ से इसको लिख सकता हूँ गामा m, यहाँ पे लिख सकता हूँ गामा n प्लस 1, यहाँ पे लिख सकता हूँ गामा m प्लस गामा m प्लस n प्लस 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा गामा l, यहाँ पे आएगा गामा m प्लस n प्लस 1 और नीचे आ जाएगा गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो ये तो कट जाएगा और आपको पता होगा कि गामा n प्लस 1 जो होता है बराबर होता है n गामा n के। तो यहाँ से देखो इसको मैं लिख सकता हूँ n गामा n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इसको लिख दूंगा n गामा n, तो यहाँ से ये n कैंसिल हो जाएगा, गामा n बच जाएगा केवल, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1/n। यहाँ पे इसको लिखूंगा गामा m, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, तो गामा m आ गया। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ n गामा n, तो ये आएगा n गामा n, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ गामा l, तो ये आएगा गामा l अपॉन के अंदर ये पूरा पूरा बच गया, तो इसको लिख देंगे गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1। यहाँ से देखो n से n कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में बच जाएगा गामा m गामा n गामा l अपॉन गामा m प्लस, या फिर ये l है पहले तो l लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, l प्लस m प्लस n प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास में। और यही आपको लेकर आना था, ये आपको लेकर आना था लास्ट में। तो इस प्रकार से आप इसको आराम से कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखो बीटा m कोमा n का फॉर्मूला याद रखिए क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n होता है। और एक इसका फॉर्मूला याद रखिए बीटा m कोमा n का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास में इंटीग्रेशन 0 से 1 t, जैसे मान लो वेरिएबल में कुछ भी मान सकता हूँ, t मान लो, x मान लो, तो t की पावर m माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 और dt आ जाएगा, ये होता है। तो इससे मैंने इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे बीटा में चेंज कर दिया पहले, और बीटा m कोमा n का ये फॉर्मूला लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा तो ये पूरा का पूरा ये बन गया। इस प्रकार से इसको आप आसानी से कर सकते हो। और साथ में ये भी याद रखना कि गामा n प्लस 1 जो होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं n गामा n लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस पूरे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम डिरिचलेट समाकलन पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन के आपके पास में इवेल्यूएट यानी मान ज्ञात करना है इसका, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x इंटू वाई इंटू जेड dx dy dz where the region of integration is the volume of the ellipsoid in the positive octant x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square less than equal to 1 दिया हुआ। देखिए एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा क्वेश्चन, जहां यहाँ से पढ़ रहा हूँ, जहां समाकलन का क्षेत्र धनात्मक अष्टांक, ऑक्टेंट का मतलब अष्टांक में दीर्घवृत्तज है, ठीक है। तो दीर्घवृत्तज आपको दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है, यानी इलिप्सॉइड जो है ना वो आपको ये दिया हुआ है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले इसको हम डायरेक्टली समाकलन के जैसा बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, देखो हमको आपको ये दिया हुआ है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और आपको पता है कि डायरेक्टली समाकलन ये होता है, और इसके अंदर x प्लस y प्लस z लेस देन इक्वल टू 1 होता है, साथ में x का मान, y का मान और z का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये भी पता है आप सभी को। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको तो u मान लेंगे, इसको v और इसको w मान लेंगे। तो मानिए, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि यहां से हम सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर को हम मान लेंगे u, ठीक है, और फिर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर को हम मान लेंगे v, और z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर को हम मान लेंगे w। तो यहाँ से हम a स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका x का रिस्पेक्ट में, या इसका हम अवकलन करेंगे, सॉरी इसका अवकलन करेंगे, तो हमारे पास में आएगा 2x, ठीक है, dx आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉन्स्टेंट, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर du आ जाएगा। और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x dx बराबर हो जाएगा 1/2 a स्क्वायर du के, ठीक है। इसी प्रकार इसका करेंगे तो सेम ऐसा ही आएगा लगभग, केवल dx की जगह पर y आ जाएगा और यहाँ पर dx आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास में y dy इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आएगा b स्क्वायर और dv। इसी प्रकार इसको करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा z dz बराबर 1/2, और ये आएगा c स्क्वायर
और DW, ये आ जाएगा। अभी सारे के सारे मान यहाँ पे पुट करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे। देखो अक्ष dx की जगह पर आ जाएगा आपके पास में 1/2 a स्क्वायर du, फिर y dy की जगह पर आ जाएगा 1/2 b स्क्वायर dv, और z dz की जगह पर आ जाएगा 1/2 c स्क्वायर dw। लेकिन आपने एक चीज देखा क्या, यहाँ पर देखो u का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, v का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और w का मान भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और यदि आप u v w को यहाँ पे पुट करते हो तो यहाँ से आपके पास में आएगा u प्लस v प्लस w लेस देन इक्वल टू 1, ये आ जाएगा आपके पास में। तो देखिए ये कंडीशन सारी की सारी पूरी हो गई ना डायरेक्टली समाकलन की, इसका मतलब पूरा पूरा आप डायरेक्टली समाकलन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास में आएगा, इसको मैं i मान लेता हूँ, तो i बराबर आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, फिर अक्ष dx की जगह पर हमने लिख दिया क्या, ये आ जाएगा, यानी कि ये आएगा 1/2 a स्क्वायर, और ये du आ जाएगा, तो इस du को थोड़ा आगे लिख देता हूँ, ठीक है, और फिर y dy की जगह पर आ जाएगा इंटू 1/2 b स्क्वायर dv आ जाएगा, फिर आपके पास में आएगा 1/2 c स्क्वायर dw, 1/2 c स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास में dw। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, यानी कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आएगा, और नीचे आएगा 2 4 और 8, ये नीचे 8 आ जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ du dv और dw, ये बन जाएगा। अब देखिए ये कुछ ऐसा बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये नहीं है, x की पावर ये, y की पावर ये, z की पावर ये नहीं है, ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसा बनाएंगे, ये तो पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा, और यहाँ से मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं देखो ये लिख सकता हूँ u की पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ, इंटू v की पावर 1 - 1 और w की पावर 1 - 1 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 - 1 0 होता है, और u की पावर 0 करेगा तो 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा du dv और dw, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब ये सेम टू सेम पूरा का पूरा क्या बन गया, डायरेक्टली समाकलन जैसा बन गया। यहाँ पर l का मान 1 है, m का मान भी 1 है, और n का मान भी 1 है। आई बात समझ में। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8, और इसकी जगह पर देखो यहाँ पर l m और n का मान 1 1 1 है, तो यहाँ पर भी 1 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ जाएगा गामा 1 गामा 1 गामा 1 अपॉन गामा 1 प्लस 1 और 1 इसमें आता है ये फॉर्मूले में। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाई गामा 1 गामा 1 गामा 1 आ जाएगा, नीचे आएगा गामा 4 आ जाएगा, और गामा 1 को हम क्या लिखेंगे, ये 1 1 1 ही होता है, तो ये आपके पास में 1 हो जाएगा। और गामा 4 जो होता है ना, गामा 4, इसको देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस गामा 4 को हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, ठीक है, ऐसा होता है ये फॉर्मूला। गामा n जो होता है उसको हम लिख सकते हैं n-1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से हम इसको बोल देंगे कि ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 8 और इंटू ये आएगा 1 और इसको फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणा 2 गुणा 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6 8 6 48, तो ये आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 48। इस प्रकार से हम पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, केवल डायरेक्टली समाकलन में चेंज करना है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा हमें कि इसको u v w लिखेंगे तो आपके पास में लेस देन 1 बन जाएगा, और ये कंडीशन जो है डायरेक्टली समाकलन जैसी बन रही है, ये हमको पहचानना होगा क्वेश्चन के अंदर। अगर हम ये पहचान लिया अच्छे से तो फिर डायरेक्टली समाकलन को डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ जोर भी नहीं आएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर मिल जाएंगे फालतू के, ठीक है। फालतू का क्या, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा डायरेक्टली समाकलन को। तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली समाकलन में बेस्ट क्वेश्चन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।